हम लोग ना आजकल वी आर एक्चुअली रस्टिंग अवे टू डेथ रादर देन लिविंग। ये बॉडी हमें मिली है फॉर द फुल कॉन्शियसनेस टू बी एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ टू फुल ऑफ आवर पोटेंशियल्स, बट हम बीमारियों की वजह से या लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से हम पूरी पोटेंशियल अपनी बॉडी और माइंड को नहीं दे पा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये? एक्चुअली बीमारी को जानने से पहले हेल्थ को समझना ज़रूरी है। हम डॉक्टर के पास या टेस्ट कराने तब जाते हैं जब हमें सिम्टम आ चुके हैं, होते हैं, डायग्नोसिस हो चुका होता है। बट ये जो येलो पार्ट है डायग्नोसिस होने से पहले, जिसको हम फंक्शनल इलनेस कहते हैं, जिसमें अभी हमने बीमारी का नाम नहीं दिया होता, तो हम उस एरिया पे कोई ध्यान नहीं देते। इट्स लाइक ए बैम्बू ट्री। चाइनीज़ बैम्बू ट्री को देखा है आपने? आप बीज डालोगे, बीज डालने के कई महीनों तक वो ग्रो ही नहीं करता। पानी देते रहो, पानी देते हो, पानी देते हो, कई बार तो 5 साल तक ग्रो नहीं करता। बट जब एक बार वो जर्मिनेट कर जाता है, उसके बाद वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि इट कैन ग्रो टू मीन्स टू 5 to 10 meters इन 1 day। तो ये जो होता है ना, ये येलो एरिया, हमें इस पे ध्यान देना है। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब प्रॉब्लम ये है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी भी अभी तक भी मेडिकल करिकुलम में नहीं है, बिकॉज हम मेडिकल इंडस्ट्री में चाहते हैं कि ये बात क्लियर ना हो और सब अलग अलग बीमारियों को, अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेते रहे। दैट इज़ वाई दिस फंक्शनल इलनेस इज़ नॉट टोल्ड टू एनीबडी, और ये ना पेशेंट्स को ना डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती है। और हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम में इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करने पे ही पूरा ध्यान होता है। बिफोर वी बिगिन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ डॉक्टर जयंत शर्मा। I have been practicing homeopathy for last 18 years. I am the founder of this Protsan program, lifestyle implementer. I am an ultra marathoner who have participated in world's highest 2 ultra marathons, 72 kilometer Khardungla challenge and Silk Route Ultra 122. I am father of 2 beautiful unvaccinated doctors. और प्रोत्साहन प्रोग्राम की पीछे हमारा ध्येय यही है कि हम आपको एजुकेट कर सकें कि कैसे आप बिना दवाइयों के भी बीमारियों को से बच नहीं, सिर्फ रिवर्स भी कर सकते। ओके, एंड ये हमारे जितने भी स्टॉल वार्ड्स हैं, तीनों पैथीज़ के, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथी, इनकी ही इंस्पिरेशन से हमने ये बनाया। और इन सबका मानना था कि 85 to 90% बीमारियाँ बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना दवाइयाँ खाए ठीक की जा सकती। और एक मिथ सब लोग बोलते हैं कि मेरे फादर को डायबिटीज़ है, मेरे मदर को डायबिटीज़ थी, तो मुझे भी होगी। ये बहुत बड़ा एक मिथ है। सारी फैमिली एक सा लाइफस्टाइल जीती है, एक सा खाना खाती है, इसीलिए सबको एक सी बीमारियां होती। तो मिथ बस्टर है। जीन्स आपके पास हो सकता है, मतलब आपके पास गन तो है, बट ट्रिगर तो आप ही दबाते हैं ना। तो एपिजेनेटिक्स एक नया फील्ड है जिस पे ये आधारित है हमारा प्रोग्राम। हम उन आदतों से इन जीन्स को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करेंगे। मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लें, क्या हमारे वेबिनार में होने वाला है। हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो किसी मेडिकल करिकुलम में नहीं बताया जाता, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, कैसे वो हमें नुकसान पहुँचाता है, उसका सेलुलर बेसिस क्या है, हर एक सेल पे क्या डैमेज वो करता है जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जीते हैं, और इसकी 7 कॉजेज़ और उसके रिवर्सल, यानी उन कॉजेज़ को साइंटिफिकली प्रैक्टिकली कैसे ठीक किया जा सकता है, ये बताएंगे, ठीक है। शुरू में स्पीड थोड़ी फास्ट रखूँगा क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इतना आपको समझना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। पहले तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? वो स्पीड, जिस स्पीड से हम खाना पचाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो कि फैट और कैलोरीज को बर्न करे, ना कि उसे स्टोर करे। और हो उल्टा रहा है आजकल। तभी हमारे देश में इस तरह की बॉडी टाइप्स को हम, और आजकल मोटे को मोटा बोलो तो बॉडी शेमिंग हो जाती है, मतलब आप उसको बता भी नहीं सकते कि आप गलत हो। तो बॉडी शेमिंग और ये पॉजिटिव, ये जो कंपनीज़ ने प्लस साइज का कल्चर शुरू कर दिया है ना, उससे हम बीमार होते जा रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डेफिनेशन प्रैक्टिकल ये है, इसमें ये 5-6 बीमारियाँ आती हैं। हाई ब्लड ग्लूकोज या इंसुलिन की रेजिस्टेंट, ब्लड प्रेशर, हाई लिपिड प्रोफाइल जिसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, HDL कम होना, LDL बढ़ना, वेस्ट साइज। एक प्रैक्टिकल वेस्ट साइज की वैल्यू है कि आपकी हाइट जितनी है उससे आपकी वेस्ट हमेशा आधी रहनी चाहिए और उससे या उससे कम। और फैटी लिवर, बहुत कॉमन डिजीज़, इसको कोई बीमारी भी नहीं मानते आजकल, ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो सबको है, ठीक है। तो इसी तरह इसकी ये डेफिनेशन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन 5-6 बीमारियों को मिलके बना है।
और हम लोग इन सब के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं। बीपी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, ग्लूकोज के लिए डायबिटोलॉजिस्ट, लिपिड प्रोफाइल के लिए भी कार्डियोलॉजिस्ट, मोटापे के लिए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, ठीक है, और फैटी लिवर के लिए लिवर एक्सपर्ट या लिवर स्पेशलिस्ट। जबकि ये सब एक ही बीमारी के 5 अलग अलग आउटकम्स हैं, यानी रिजल्ट है। हम सिर्फ सिम्टम या रिजल्ट को ट्रीट करते हैं, कॉज को नहीं देखते। तो आज उसी कॉज को समझेंगे। देखिए कितना कॉमन है हमारे देश में ये, हमारे नंबर्स बहुत अलार्मिंग है। इंडिया इज़ द कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज। और सिर्फ बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे तक इससे हो रहे हैं। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, विच इज सिनोनिमस विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कई कारण हैं, जैसे जड़ों में आप देख रहे हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, लैक ऑफ स्लीप, रिफाइंड कार्ब्स, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सीड ऑयल्स। और इनसे होता क्या है, हर एक बीमारी जिसका आप नाम ले सकते हो, जो कॉमनली आप देख रहे हो, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, इन्फ्लामेशन, माइग्रेन, हार्ट डिजीज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो भी मतलब आप बोल भी सकते हो, वो सब की जड़ यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सिस्टमिक इम्प्लीकेशंस, क्या करता है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम? हमने समझ लिया इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। तो अब ये करता क्या है, आप देखो, कोई भी बीमारी, मैंने बोला इवन कैंसर्स में भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रोल है। कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। दिस इज थॉमस सेफ्रिड, मोस्ट सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट ऑन कैंसर इज दिस टुडे। ये बोलते हैं कि कैंसर कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है, सिर्फ 5% कैंसर जेनेटिक होते हैं, बाकी 95% कैंसर आर प्रिवेंटेबल अगर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स कर लें। आप देखेंगे तभी, आप जब कैंसर वार्ड में जाते हैं, 80 to 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो क्रॉनिक डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, 5, 7, 10, 15 साल से उनको डायबिटीज थी, फिर उनको कैंसर है। ठीक है, ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो आजकल बहुत कॉमन हो गई, रोमेटिक डिजीज़, ये एक पिक्टोरियल आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है कि क्या क्या बीमारियां कर सकते हैं। मीन्स आप जो भी बीमारी का नाम लोगे वो सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम कर सकते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मेंटल हेल्थ के लिए भी एक स्पेशल क्लिनिक स्टैनफोर्ड ने शुरू कर दिया है, जिसमें मेंटल हेल्थ को वो मेटाबॉलिक डिजीज़ की तरह लेते हैं और मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, सी साइकेट्रिक पेशेंट्स में। और हम सोचते हैं अल्जाइमर डिजीज़, इसीलिए अल्जाइमर डिजीज़ का नाम आजकल टाइप 3 डायबिटीज़ कर दिया, बदल दिया है उसका नाम, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको मोर प्रोन बनाता है अल्जाइमर डिजीज़ के। सी, ये सब मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कितना इंपॉर्टेंट है। ये स्टैनफोर्ड मेडिसिन ने एक मेटाबॉलिक हेल्थ क्लिनिक खोला है। इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, इवन आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो, छोटी छोटी बीमारियां कैच करते हो, रेयर इन्फेक्शंस, फंगल डिजीजेस, ये तभी होती हैं जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है। तभी डायबिटिक लोग, मोटे लोग, पीसीओडी से ग्रस्त लोग, इन सबको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगता है, देर से ठीक होते हैं इनके इन्फेक्शन, उतना ही आपको एंटीबायोटिक ज़्यादा खाना पड़ता है। दिस इज़ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ आर इम्यूनिटी। ठीक है, देखिए सेल टाइप्स हैं, वेरियस सेलुलर इम्यूनिटी कैसे कम होती है, लंग कैंसर का खतरा कैसे बढ़ता है, मेटास्टेसिस का खतरा कैसे बढ़ता है, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम करता है। अब बात करते हैं सेलुलर बेसिस, करता तो हमने जान लिया, बट कैसे करता है, लेट्स सी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कुछ बेसिक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, जैसे एक तो विसरल एडोपेसिटी, यानी कि हमारी मोटापा, हमारे विसराज में फैटी लिवर, लिवर में फैट, पैंक्रियाज में फैट, अंदर के ऑर्गन में फैट, और ये हमारी सेंट्रल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये कुछ केमिकल्स निकलते हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेप्टिन, साइटोकाइनिन, ये टेस्ट भी आप करा सकते हैं। हम सीआरपी कराते हैं ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो इनमें से ही एक है। ऐसी हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन ज़्यादा होना, इंसुलिन कोई टेस्ट ही नहीं कराता, इसलिए प्रोत्साहन प्रोफाइल में जो हमने टेस्ट बनाए हैं प्रिवेंटिव, उसमें हम इंसुलिन ज़रूर कराते हैं। इंसुलिन कोई नहीं कराता, सीधा शुगर कराते और बोलते हैं हमें शुगर नहीं है। ऐसे ही आईजीएफ, ये होता है हमें मिल्क प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलता है, इसीलिए हम प्रोत्साहन में वीगन डाइट यूज़ करते हैं। इन्फ्लामेशन, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होते हैं, हमारे सेल्स में ज़्यादा इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये सीआरपी, जो सेल के अंदर डीएनए को और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को डैमेज करते हैं। ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग, इसी की वजह से इतनी फीमेल डिसऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, जिसमें ब्रेस्ट में गांठे, कैंसर्स, यूट्राइन कैंसर, यूट्राइन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये बहुत डिफ़िकल्ट डिजीज़ है जिसकी वजह से यूट्रस निकालना पड़ता है। इस तरह से हमारी अच्छी आदतें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखता है, और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली आदतें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती है। सी, और ये एक तराजू की तरह है, जितना डैमेज उतना माइटोकॉन्ड्रिया और उतनी फास्ट एजिंग और बीमारी।
ये चीज़ें आपके माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती हैं और यही कारण आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। एजिंग चलो वो तो जो नेचुरल एजिंग, शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, देखिए जैसे पोल्यूशन है, अब पटाखे फोड़ेंगे हम लोग, देखिए कैसे बढ़ेगा पोल्यूशन। स्लीप डिप्रीवेशन, इन्फ्लामेशन, हाइपर, जैसे अभी बात की हमने सीआरपी बढ़ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये सिर्फ एक पार्ट है, इसको भी आपको जीन्स को ऑन करना पड़ेगा इन सब आदतों से। ये होता है साइंटिफिक बेसिस, सेलुलर बेसिस। जब हम इस तरह की जीवन शैली जीते हैं जिसमें हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए दोनों में डैमेज होता है और फिर हमें बहुत सी बीमारियां आती हैं, इंक्लूडिंग कैंसर्स। ये एक रिसर्च पेपर है, ये प्रूव करता हुआ कि कैसे डीएनए डैमेज करता है, कैसे हमारे P53, P16 कुछ कैंसर कॉजिंग जीन्स है जो बढ़ा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कभी नहीं जाते, हम जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे रेटिना खराब हो गया, किडनी फेलियर शुरू हो गए, न्यूरोपैथी शुरू हो गई, स्ट्रोक आ गया, तब याद आता है ब्लॉकेज होगी कहीं, हार्ट अटैक आ चुका है, स्किन में गैंग्रीन्स हो रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रही हैं, तब हम डॉक्टर के पास, तभी हम उस फंक्शनल इलनेस में कभी बात नहीं करते। तो ये मेटाबॉलिक डिजीज़ इज़ नाउ एपिडेमिक, हमको ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए और इसको डायबिटीज़ और मोटापे को नॉर्मलाइज करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बॉडी शेमिंग अपनी अलग जगह है, लेकिन उनको रियलाइज़ कराइए कि आप गलत कर रहे हैं, आपका मोटापा कम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये सब रिसर्च पेपर वही बात को प्रूव कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हमारा ये क्रोमेटिन जो है खुल जाता है। मान लो देखिए एग्जांपल, यहाँ आपके जीन्स तो हैं, बट इसको जीन्स को पढ़ने के लिए हमें इनको खोलना पड़ता है। एक्चुअली जब हम डीएनए डैमेज नहीं करते तो इस तरह से क्रोमेटिन जो होता है कंडेंस रहता है, लेकिन जैसे ही हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में और ये इतने सारे केमिकल्स अटैक करते हैं डीएनए के ऊपर, तो ये ओपन हो जाती है क्रोमेटिन, और फिर आरएनए, मान लो यहाँ डायबिटीज़ होने का जीन है या मोटापा होने का जीन, अब ये इस तरह से कंडेंस है तो ये पढ़ ही नहीं पा रहा है इसको, इसकी जीन्स की कॉपी नहीं बनेगी प्रोटीन की, तो सेल्स हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर बार बार हम डैमेज करेंगे तो इन जीन्स को, उस डीएनए डैमेज को ठीक करने जाना पड़ता है और एक क्रोमेटिन ओपन हो जाता है, और फिर इस क्रोमेटिन को ये पढ़ के रीड करके बीमारियां करता है। सी, ये तरीका है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हमने जान लिया इसको नापे कैसे, इसको कॉज क्या है इसका। हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम को समझना चाहिए, एक नया नज़रिया रखना चाहिए बीमारियों को समझने। ये सब बीमारियां एक्चुअली बीमारियां नहीं है, ये एडेप्टिव फीचर है हमें ज़िंदा रखने। जैसे डार्विन ने बोला था, वही स्पीशीज़ ज़िंदा रहेगी जो अडेप्ट कर जाएगी इन्वायरमेंट को। अब हम गलत खा पी रहे हैं, गलत तरीके से जी रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इससे हमारी बॉडी में कई केमिकल्स हो रहे हैं, लेकिन बॉडी चाहती है हम जिंदा रहें, चाहे बीमारियों के साथ ही रहें। तो हम जिंदा, हमारी वाइटल फोर्स, हमारी इनर एनर्जी चाहती है। ये एक बुक मैंने पढ़ी थी, सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट, इसमें यही लिखा है, ये जो हमारे चेंजेस आ गए हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे रहन सहन के तरीके से, उसकी वजह से ये मेटाबॉलिक डिजीजेज एज एन अडेप्टेशन आ रही है। तो अगर हम ये अडेप्टेशन समझें इसको, तो हम इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर ये नज़रिया रखें। ठीक है, यह भगवत गीता में भी लिखा है किस तरह से हम खुद ही, हमारे आत्मा या वाइटल फोर्स, हम ही उसके जिम्मेवार है बीमारियों के। और बुद्ध ने भी यही बोला था कि वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल आर डिजीजेज एंड हीलिंग। ठीक है, डॉक्टर हैनेमन ने तो बहुत बात की है, जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं। अब आप इन सब बीमारियों को देखिए, अलग अलग करते हैं ना भाई, मोटापा है, फैटी लीवर है, डायबिटीज़ है, चलो जी है सब कुछ। अब हम इन सब के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाके अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं। उससे होता क्या है, एक तो ये दवाइयाँ सिम्टम पे फोकस होती है, जो मैंने बोला आउटकम को ट्रीट करते हैं हम, कॉज को नहीं। दूसरा, हम अंडर कंट्रोल सिंड्रोम में आ जाते हैं, हमारी डायबिटीज़ है जी लेकिन दवाई खा के कंट्रोल में। हम इस ये नहीं समझ रहे कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम लगातार कैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए पे क्रॉनिक डैमेज कर रहा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, रोज़ रोज़, जो फाइनली फिर डिजीज़ में कन्वर्ट होता है। तो होता क्या है, शुगर एक्चुअली मेटाबॉलिक सिंड्रोम के आउटकम आपने देख लिए, ब्लाइंडनेस हो सकती है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, बहुत कुछ। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अगर हम समझे, बेली फैट हो गया, ओबेसिटी होगी, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, डिमेंशिया, ये इसके रिजल्ट है। ठीक है, और जो दवाइयाँ हमें दी जा रही हैं उनके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट हैं, उनमें कई इम्प्योरिटीज़, ये WHO का पेज है, जो आप रोज़, आप सबसे कॉमन टॉफ़ी की तरह दवाई खाते हैं ना, पैन डी या रेनिटिडिन या एंटासिड्स, उनमें ऐसी इम्प्योरिटीज़ मिली हैं जो कैंसर कर सकते हैं। उसी के साथ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन ड्रग्स, दीज आर वेरी कॉमन ड्रग्स जो नीचे लिखी हैं, ये सब में ऐसी इम्प्योरिटीज़ मिली है जो कैंसर कॉजिंग है। अब
हमने ना ये इन्फॉर्मेशन बताई नहीं है कि ये रिवर्स हो सकता है। इवन आप गूगल भी करोगे ना इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो क्या लिखा होता है, ट्रीटमेंट कैन हेल्प बट द कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड। पहले ही हरा दो पेशेंट को, बताओ ही मत सही चीज़। ठीक है, तो पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझो। मैंने बोला सिनोनिमस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। क्या होता है उसमें, इंसुलिन रेजिस्टेंस में हमारे सेल्स में शुगर नहीं पहुंच रही, कुछ कारण है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी क्योंकि इंसुलिन ही इस शुगर को सेल के अंदर ले जाती है। अब सेल भूखे बैठे हैं, थके हुए हैं, क्योंकि उनका फ्यूल तो उन्हें मिला नहीं शुगर, उसे और भूख लगती है। इसलिए डायबिटीज इस विशेष सर्कल में फंस जाता है डायबिटिक पेशेंट, या इवन ओबेसिटी में भी ऐसा ही होता है। हम खाते रहते हैं लेकिन भूख लगती रहती है, खाते रहते हैं भूख लगती है। कई बार तो हम जब ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं तो वेट लूज भी करते हैं इंस्पाइट ऑफ ईटिंग टू मच। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का डाटा अगर आप देखेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कितने सारे कारण हैं मारने के, इनडायरेक्ट कारण है जिनको आप अलग अलग बीमारियां मानते हो, वो एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंट के रिजल्ट है। ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंसुलिन क्यों टेस्ट कराते हैं, जब आप हेल्दी होते हैं तो आपकी जो फास्टिंग इंसुलिन है वो 5, 7, 10 के अंदर होनी चाहिए मैक्सिमम, और हेल्दी एथलेटिक पर्सन की, एक्टिव पर्सन की 5 से नीचे रहती है। तो क्या होता है, हम शुरू में हमारी शुगर तो फास्टिंग 90 आ रही है लेकिन इंसुलिन 3 है। अब धीरे धीरे हम वही आदतों में जी रहे हैं, 5-7 साल हो गए, ये डिपेंड करता है कि कितनी आदतें खराब है, 3 साल में भी हो सकता है। तो शुगर थोड़ी बढ़ी लेकिन इंसुलिन अभी भी 9 है। अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं हमें शुगर तो है नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं डॉक्टर को हमारी तो ठीक आ रही है शुगर, थोड़ा और साल हुआ है, ये 15 साल अब धीरे धीरे घटता जा रहा है क्योंकि ये आदतें और ख़राब होती जा रही है। तो शुगर तो यहाँ भी नॉर्मल है लेकिन इंसुलिन अब 15 पहुँच गई। अब आप बिल्कुल प्रोन हो गए डायबिटीज़। और थोड़े टाइम बाद अभी भी लेकिन आप यह बोलेंगे डॉक्टर को कि शुगर तो मेरी नॉर्मल आ रही है जी, मेरे को है ही नहीं प्रॉब्लम। अब यहाँ जब आएंगे, और डब्ल्यू ने ये लिमिट भी ना जो फास्टिंग इंसुलिन की 24 रखी है, मतलब हम चाहते हैं कि उसके बाद ही आप एक्ट करो, हम चाहते हैं आप डायबिटिक हो जाओ, तभी तो सारे क्रॉनिक हमारे आप कस्टमर बनोगे। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसलिए इंसुलिन कराना ज़रूरी है टेस्ट। अगर इंसुलिन 10 से ऊपर है तो आप समझ लिए आप खतरे के जोन में आ गए। तो ये अडेप्टेशन ही वो टाइम बम है जो धीरे 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 टिक कर रहा है। इस टाइम बम की घड़ी की स्पीड आपकी आदतों के ऊपर है, जितनी आप आते ठीक, इस घड़ी को आप रोक भी सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे, अब वो अब सीखेंगे। ये एक हमारे पेशेंट है, आप लगते हैं ना कंट्रोल है सिंड्रोम का एग्जाम्पल, ये हमारे क्लिनिक पे आए थे। ये क्या लिखा है, टाइप 2 डायबिटीज विद हाइपरटेंशन, किडनी फेल, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर अटैक हो गया, थैलेमिक ब्लीड यानी स्ट्रोक आने पे ये पेशेंट डॉक्टर के पास गए, लेकिन इस पे किसी ने काम नहीं किया जो इतने सालों से चल रहा है। और लिस्ट देखिए दवाइयों की, इतनी दवाइयाँ लेने के बाद भी हम इन पेशेंट को बचा नहीं सके। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि बीमारी ये आउटकम्स हैं, सिर्फ हमें रिजल्ट कॉज पे जाना चाहिए। कॉज को ठीक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं, और हमने क्लिनिक पे बहुत पेशेंट्स की रिवर्स की है, बाद में एग्जाम्पल्स भी दूंगा। अब समझते हैं एडाप्टेशन हुआ क्यों, एक्चुअली कैसे हुआ। अब आप लोग जानते होंगे सन 70 सन 80 तक, जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की बात, हमारी कृषि पूरी तरह आधारित थी नेचर पे, और हमारे पास फूड स्टोरेज के भी अच्छे ऑप्शंस नहीं थे। तो क्या होता था कि किसी साल फसल अच्छी हो जाती थी, किसी साल सूखा पड़ जाता। तो आइडली हम 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल अरेंज कर पा रहे थे। ये सब तो आपने देखा होगा या अपने फादर या दादा दादी से सुना होगा ये बात। ठीक है, अब जब हम फीस्ट करते हैं तो हमारा इंसुलिन बढ़ता है, और जब हम फूके रहते हैं तो इंसुलिन घटता है। कैसे, दिखाता हूँ। अब ये पहला ग्राफ है जो आपकी रोज़मर्रा की आज के आते हैं। सुबह उठते ही चाय, रस, इससे शुरुआत होगी, फिर थोड़ी देर लंच तक, ब्रेकफास्ट के बाद लंच तक थोड़ा सा टाइम जो है ग्रीन जोन में गए, जब फैट बर्न हुआ फिर हमने लंच कर लिया, फिर शाम की चाय स्नैक्स, फिर डिनर, डिनर के बाद कुछ मीठा हो जाए, फिर आइसक्रीम, और जब सोने लगे तब जाके थोड़ा ये फैट बर्निंग शुरू हुई। तो सारा दिन हम फैट स्टोर ही करे जा रहे हैं। तो ज़रूरी मोटे भी होंगे, लिवर भी फैटी होगी, फैट स्टोर कहाँ होना है, लिवर में। लिवर फैट की तिजोरी है, कैलोरीज की तिजोरी है हमारी लिवर। ठीक है, अब जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जो हम बहुत रेकमेंड करते हैं, और ये एक बड़ा मिथ है कि डायबिटीज़ लोग फास्ट नहीं रख सकते, गाइडेड वे में रख सकते हैं, उस दिन उनको दवाई कम करनी पड़ती है जो वो ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज़ करते हैं, जैसे 13-14 घंटे, ये मेरी मदर ने किया है, आज भी करती हैं, उससे उन्होंने अपनी 8.6 HbA1c 5.5 लिया, बाद में मैं उनकी एग्जाम्पल दूँगा। और ये लॉन्ग टर्म फास्ट, जैसे मैं हर संडे रखता हूँ, आज कल रात का खाना खाया, अब आज रात को खाऊंगा, या हो सकता है परसों सुबह।
तो ये लॉन्ग टर्म फास्ट में आप इंसुलिन को और घटा सकते हो, और यहाँ इस तरह की दिनचर्या यूज़ करके तो आप कैंसर सेल्स को भी बॉडी से ख़त्म कर सकते हो। इस पर और इलेबोरेट करेंगे लेटर। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे अब हम समृद्ध हो रहे हैं तो फीस्ट ही फीस्ट कर रहे हैं, फेमाइन तो कभी आ ही नहीं रहा। ठीक है, और ये जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स वाली कंपनियां आ गई हैं कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, डॉक्टर ने सुना होगा आपको बताते हुए, खाली पेट तो रहना ही नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा झूठ हमने बेचा। ठीक है, अब ऐसे हो रहा है हिस्टोरिकली। बहुत पहले चले जाए, जब हंटर गैदरर थे, जब हम किसान मतलब खेती सीखी नहीं थी, हमने शिकार करके खाते, तो कार्निवोरस डाइट भी कहते हैं इसको। तो हमें शायद ही रोज़ खाना मिलता था, थोड़ा बहुत कंदमूल खा के जी रहे थे, जब शिकार मिला तब हमने खा लिया, नहीं तो हम ऐसे ही जी रहे थे। उसके बाद शुरू होगी खेती, स्टोरेज। अब हम क्या करते हैं, 3 मील भी खा रहे हैं। फिर हम बोलते थे, जैसे पहले डायलॉग था ना मूवीज़ में, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस बहुत है। अब 2 तो छोड़ो, 3 वक्त की रोटी, 2-3 वक्त के स्नैक्स, साथ में चाय और शुगर बम ड्रिंक्स, ये जो आपके बच्चे, मतलब इसके बिना तो हम बच्चे जीते ही नहीं है। और ये नया ट्रेंड देख रहा हूँ मैं कैब ड्राइवर्स में, ये जो है ना एनर्जी ड्रिंक्स का, इतनी शुगर और इतनी कैफीन, उनको लंबे वर्किंग आवर्स देखना है, और इतने यंग कैब ड्राइवर्स हमारे पास आ रहे हैं जो डायबिटिक होते जा रहे हैं, बहुत यंग एज में किडनी फेल हो रही है। अब फास्टिंग इंसुलिन को नापे कैसे, इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को नापना भी तो पड़ेगा ना कि कैसे किया जाए। तो हम लोग एक टेस्ट कराते हैं एक ही ब्लड सैंपल में, फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ब्लड शुगर, दोनों को जो भी आउटकम आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 405 से। जापानीज डॉक्टर बहुत यूज़ करते हैं, इसीलिए जापान में मोटापे के ऊपर टैक्स भी है। ठीक है, उनकी जो टैक्स स्लैब्स है वो ऐसे तय होती है जितना उनका ये सेंट्रल ओबेसिटी है, इसका नाप होता है। अब क्या होता है, इसको कहते हैं होमा आईआर, इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट। तो जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस का हम टेस्ट करते हैं वैसे हम ये जान सकते हैं कि इंसुलिन है कि नहीं। अब ये जो नंबर आ रहा है ये हमेशा 1.5 से नीचे होना चाहिए, थोड़ी रेजिस्टेंट है 3 तक, पर 3 से ऊपर समझ लो अब आप रिस्क में हो, 5 के बाद आपको डायबिटिक होगा ही होगा। ठीक है, अब हमने जान लिया इस तरह से बीमारियों के ग्रस्त हो गए, गोलियों के, इसको कैसे रिवर्स करें, दैट्स टुवर्ड्स ए हैप्पी एंड हेल्दी लॉन्ग लाइफ। अब हम जानेंगे कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसीलिए हमने प्रोग्राम बनाया प्रोत्साहन, जिसके 4 पिलर्स हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और एनवायरनमेंट। और नियर फ्यूचर में हम रेजिडेंशियल रिवर्सल प्लान्स, जहां हम आपको ले जा के रखेंगे और ये सब इम्प्लीमेंट करके हफ्ते भर में सिखाएंगे ताकि आप सस्टेन कर पाएँ बाद में यहाँ आके भी। डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड मेडिसिन ग्रेजुअली इन ए मैनर कि हम धीरे धीरे फेज आउट कर दें। उसमें होम्योपैथिक एंड नाइट्रोस्यूटिकल्स भी यूज़ करते हैं, जो एलोपैथिक पे आदि हैं उनको धीरे धीरे उसको फेज आउट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वो प्रोटोकॉल्स जिनसे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के असली कारण पता चले और इनको हम रिवर्स करें। तो पहले बात करेंगे 4 कारण, टोटल 7 कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस के या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इनमें से 4 कारण डाइट से निर्भर करते हैं, 2 कारण एक्सरसाइज रिलेटेड है और 1 स्ट्रेस से रिलेटेड। स्ट्रेस अब एक एक को एलोबोरेट करेंगे और उन्हीं कारणों को साथ साथ रिवर्स करना सीखेंगे। ठीक है, अब पहले तो डाइट पे आते हैं। डाइट एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप सही कर लें तो आपकी नेक्स्ट मील से दवाई शुरू हो सकती है। ठीक है, अब डाइटरी फैक्टर क्या है अभी बात करते हैं। हम लोग ना यूजुअली ये स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, स्टैंडर्ड इंडियन डाइट फॉलो करते हैं। अगर आप आपका डाइट पिरामिड कैलोरी वाइज बनाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80 से 70 से 80-90% तक आपका खाना 3 ही चीज़ों से आता है, गेहूँ यानी रोटी या चावल, अनाज मतलब, दूध या दूध से बनी चीज़ें, और चीनी, शुगर, इवन खांड भी चीनी है, शहद भी चीनी है, इन सबको चीनी ही समझ। इससे आप मेजर कैलोरी जंक, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा सलाद लेते हो, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, सैड डाइट। इसी ने आप लोगों को सैड और बीमार रखा। ठीक है, और ये एक रिसर्च पेपर या सर्वे हुई थी, 98% इंडियंस इनफ वेजिटेबल ही नहीं खा रहे। शायद हम हफ्ते में उतने वेजिटेबल खाते हैं जो हमें रोज़ खाने चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब क्या है पहला कारण, कैलोरी सरप्लस डाइट। जो अब ये सैड फॉलो कर रहे हैं, कैलोरी सरप्लस डाइट खा रहे हैं। हम जो भी खा रहे हैं इनमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा है कि पेट तो भर जाए, साथ में इतनी ज़्यादा कैलोरीज हो जाती है कि उसको स्टोर करना पड़े। मिल्क प्रोडक्ट हम क्यों नहीं बोलते डाइट, हम वीगन क्यों, वीगन प्लान्स फॉलो करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम, क्योंकि इस पर बहुत डिटेल्ड वेबिनार किया हुआ है मिल्क के ऊपर, लेकिन फिर भी शॉर्ट में क्योंकि टाइम लिमिटेड है। एक तो इसमें
बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस, मीथेनिन, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स होते हैं आजकल। जिस तरह से हम फार्मिंग करते हैं, पालते नहीं है पशुओं को, फार्मिंग करते हैं, तो कैंसर का रिस्क बढ़ता है। एक भी नेचुरल सोर्स नहीं है जो प्लांट बेस्ड है कोलेस्ट्रॉल। ये जो बोलते हैं ना काजू मूंगफली से कोलेस्ट्रॉल, बहुत बड़ा झूठ है। तो मीथेनिन, होमोसिस्टीन ये बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ाता है। IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक मेजर कारण है। ये इंसुलिन लाइक नाम से पता चल रहा है। IGF-1 compete करता है इंसुलिन से, और इंसुलिन और ज़्यादा रेजिस्टेंट, अच्छे से काम नहीं कर पाती आपके शरीर में। स्टेरॉयड कैलोरी स्पाइक्स तो देता ही है, जूनोटिक डिजीजेस देता है, इन्हीं से हमें इन्फेक्शन आते हैं। जितने भी कॉमन इन्फेक्शन है, अब आप तो इतने सार्स है, कोविड-19 है, फ्लू आ रहे हैं, बर्ड फ्लू आ रहा है, स्वाइन फ्लू आ रहे हैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सब होता है। और जीनो एस्ट्रोजन, डिटेल्स में फीमेल वेलनेस पे हमने बहुत बड़ा वेबिनार किया था। जीनो एस्ट्रोजन के सोर्स शॉर्ट में आगे जाके बताएंगे, जिससे हार्मोनल प्रॉब्लम्स और फीमेल डिजीज हो रही। और वर्ल्ड हंगर, ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया में जितने एरिया में फार्मिंग होती है, उसमें से 80% एरिया में फार्मिंग होती है जानवरों को खिलाने के लिए, और मोस्टली कॉर्न, जिससे आजकल कॉर्न स्टार्च भी बनता है, जिससे ये सारी शुगरी ड्रिंक्स बन रही, कॉर्न फ्रक्टोस। इसीलिए आज का मीट खाना, आज का दूध पीना हेल्दी नहीं रहेगा। ठीक है। अब अगर आप इन्वायरमेंटल बात करते हो और पोल्यूशन की शिकायत करते हो, तो आपको वीगन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए 80% रिसोर्सेज पानी और लैंड हम यूज़ कर रहे हैं जानवरों को खिलाने के लिए। ठीक है। अब सेकंड कारण डेयरी प्रोडक्ट्स कर लिया। थर्ड कारण अब लो फाइबर डाइट। अब डॉक्टर बर्किट्स ने ये प्रूव किया था, और अभी भी कोलोन कैंसर में तो है ही है, कैसे लो फाइबर खाने से हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। देखिए, अगर आप खाने से पहले अपना सैलड खा लें, गाजर, चुकंदर, इवन कैबेज, तो आप ज़्यादा फाइबर खाएंगे। उसके बाद अगर आप मीठा खाते भी हो या कार्ब्स खाते भी हो, तो कम डिग्री में एब्जॉर्ब होता है। और गट हेल्थ पे इसीलिए हम बहुत ध्यान देते हैं हमारे डाइट प्लान। ठीक है। तो पहले सलाद खाइए, फिर सब्जी खाइए, उसके साथ रोटी खाइए। ये तरीके से अगर आप खाओगे तो आप मेटाबॉलिक हेल्थ से बच सकते हो। कैसे, कब और कितना खाना, चौथा कारण। हम लोग कितना खाते हैं, इसलिए जापानीज लोग एक टर्म यूज करते हैं हरा हचिबू। वो उतना ही खाना खाते हैं जितना 80% उनको पेट भरने पे चाहिए, उसका 80% ही खाते हैं। ये ब्लू जोन्स भी ये फॉलो करते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड एंड फास्टिंग डाइट। अब कैसे खाते हैं हम, ये आप देखते हो। खाना कब खाना चाहिए, जब भूख महसूस हो। हम घड़ी से खाते हैं, खाने से नहीं खाते। तो 2 मील्स इनफ है आज की दिनचर्या में, अगर आप एक्टिव हैं। कई बार तो 1 मील ए डे प्लान भी इनफ है, अगर आप लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका सारा काम कुर्सी पे बीत रहा है। हाउ टू ईट, आजकल खाते कैसे, टीवी के बिना, स्क्रीन के बिना हम खाते ही नहीं। बच्चों को स्क्रीन के बिना खिलाना हमें मुश्किल हो गया है। तो क्या हो गया है, हम खाना तो खा रहे हैं, ध्यान कहीं है, चबाते ही नहीं है। आपकी फूड की, कार्बोहाइड्रेट की 70% डाइजेशन तो मुंह में ही हो जाती है। दूसरा, सरफेस एरिया नहीं बढ़ता, उतनी मेहनत आपको पेट को करनी पड़ती, इसीलिए एसिडिटी होती है, फर्मेंटेशन होता है, फ्लेटुलेंस होती है। तो मन से खाइए, जैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन, और वैसा ही मन। तो मन से खाओगे तो ये रिवर्स कर सकते हो। इसीलिए एक छोटी सी कहावत हम बोलते हैं, ड्रिंक योर फूड, इतना चबाओ कि आपका खाना तरल हो जाए, फूक के साथ, सलाइवा के साथ मिल जाए, जिसमें जो एंजाइम है उसको पचा लें, ब्रेक डाउन कर दें। और च्यू योर वाटर, पानी को मुंह में रख के ऐसे पियो कि पूरा सलाइवा उसमें घुल जाए। और सलाइवा एल्कलाइन होता है, तो जो एसिडिटी गोलियां जिनको खानी पड़ती है वो नहीं खानी पड़ेगी अगर इसको ठीक से फॉलो करते। और बैठ के शांति से आराम से पीना चाहिए, क्योंकि हमारी किडनीज, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और तभी हमें बॉडी डिटॉक्स हो जाती है नेचुरली, अगर हम पानी सही से पिए और जल्दी में ना रहे। माइंडफुल ईटिंग, कम खाओ लेकिन माइंडफुली खाओ। और अब कौन सी डाइट रिवर्सल, कारण हमने 4 जान लिए डाइट के, अब कैसे रिवर्स करें वो समझते। इसमें 4 बेसिक पॉइंटर्स हैं। एक तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद खाना न्यूट्रिशनली डेंस होना चाहिए बट कैलोरी वाइज डेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा, गट हेल्थ पे काम करना। और चौथा, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे आज मैंने फास्टिंग की हुई है, तो कल 9 बजे का आप सीधा 24 घंटे बाद खाओ, तो डैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब थोड़ा डिटेल में एलैबोरेट करते हैं। ऑटो वार्बर्ग, इनको 1924 का वार्बर इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जर्मन फिजिशियन थे, इन्होंने ये प्रूव किया था कि कैंसर सेल्स और इन्फ्लामेटरी सेल्स को शुगर नॉर्मल सेल्स से कई गुना ज़्यादा चाहिए। जितनी पसंद आपको मीठा है ना, उससे ज़्यादा तो आपके कैंसर सेल्स को पसंद है।
कैंसर सेल्स के ऊपर 50, 100, 500 गुना तक रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं नॉर्मल सेल से शुगर के लिए, ठीक है। और हमने ये बार्बर इफेक्ट को फर्दर और रिसर्च करते हुए डॉक्टर थॉमस सेफ्रिड, जिनकी हमने पहले बात की थी, कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज, उन्होंने अब ये रिसर्च पाई है कि कैंसर सेल्स, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ चुका होता है, जो हम इतना डैमेज करके मेटाबॉलिज्म खराब किया ना माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो फैट नहीं पचा पाते, शुगर और प्रोटीन उनको बहुत चाहिए। तो जो आजकल हम बेच रहे हैं हाई प्रोटीन डाइट, जो आपके बच्चे बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोटीन्स, ये आजकल बड़े बड़े प्रोटीन, वे प्रोटीन और इस तरह के वो ले रहे हैं सप्लीमेंट्स, वो आप एक्चुअली लॉन्ग टर्म में डिजीज़ और कैंसर को बढ़ा रहे हैं। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। इसी वार्बर इफेक्ट के ऊपर पेट स्कैन आधारित है। पेट स्कैन हम टेस्ट कराते हैं ना, जानने के लिए कैंसर सेल्स कहाँ हैं, हम उसमें एक फ्लोरेसेंट ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और कैंसर सेल क्योंकि उनको बहुत पसंद है, वो ज़्यादा FDG लेते हैं। उसमें लिखा भी होता है रिपोर्ट में, शुगर अपटेक वैल्यू। तो कैंसर सेल को शुगर बहुत पसंद है, इसीलिए छोटे छोटे चेंजेस, सिर्फ 100 कैलोरी की आपकी चाय होती है, दिन में 3 पी ली तो 300 कैलोरी, यानी कि 10 किलोमीटर की वॉक। कहाँ करते हैं हम लोग 10 किलोमीटर की वॉक, और रोटी वोटी अलग। तो सिर्फ चाय को बदलने से आप कितना फ़र्क कर सकते हो, ब्लैक टी ले लें तो। दूसरा आपका फेवरेट, आपके पास आइसक्रीम, टोटल केमिकल, टोटल वेस्ट, टोटल जहर। तभी दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी, ये मैं बार बार एग्जांपल दूँ, बास्किन रॉबिन्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड की आइसक्रीम्स की, इनके जो फाउंडर फादर्स हैं, यानी ओशन रॉबिन्स, इनके बारे में पढ़ भी सकते हो, और जॉन रॉबिन्स, इन्होंने अपने फादर की डेथ को देख के, ये दादा और पोता हैं, इन्होंने ये कंपनी के सारे शेयर बेच बूझ दिए। इन्होंने उससे एक आइलैंड ले लिया, आइलैंड पे घर, और वहाँ ये अपनी खुद की फार्मिंग करके वीगन लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और रेकमेंड भी कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। ये हुआ क्यों था, ये कैसे, ये अडेप्टेशन जो हमने बोला मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों आया, एक्चुअली एक शुगर कॉन्स्पिरेसी हुई थी इन कंपनीज की। इसमें सबसे बड़ा काम था एक कोल्ड ड्रिंक कंपनीज का, ठीक है। इन्होंने इस तरह की नीतियाँ बनाई, FDA ने अप्रूव किया, उसमें कोका कोला सबसे बड़ा है, कि उन्होंने ऐसा न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस दी कि भाई चीनी खराब नहीं है, फैट खराब। जबकि हमारे देश में घी तो सदियों से खाया जा रहा है, 10,000 से भी ज़्यादा साल पहले हिस्ट्री मिलती है घी की। घी और फैट, और हम बटर खाते थे, अब उसकी जगह मार्गरेन आ गया, तो न्यूट्रलाइट आप बोलते हो। तो बीमारियां इस गाइडलाइंस की वजह से, अब गाइडलाइंस क्या है, हाई प्रोटीन खाओ, सब बोल रहे हैं, ठीक है। गाइडलाइन हम खुद कंपनीज लिखवाती हैं और हम उसको आंख बंद करके फॉलो करते हैं, बस यही काम है। तो अब समझते हैं कि इंसुलिन कैसे फैट बढ़ाता है। एक्चुअली इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन, इस बात को समझिए। और जब आप खाली पेट रहते हैं, जैसे व्रत रखते हैं, तो इंसुलिन घटता है बॉडी से। इसके पीछे क्या थ्योरी है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह का ग्राफ बनता है। इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया ना, तो आपने मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम को जड़ से समझ। जो भी हम खाना खाते हैं, अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, सब्जियां हो, सलाद हो। अब ग्लूकोज कुछ कम कुछ ज़्यादा बस। तो ग्लूकोज क्या करता है, हमें एनर्जी के लिए चाहिए, हमारे मसल्स में इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं, मसल्स में जाएगा। हम एक्सरसाइज करते नहीं है, तो मसल्स में कम जा रहा है, तो फैट सेल्स हम मोटे होते रहते हैं। बट इसमें आप ध्यान से देखिए, एक ही एरो है जो बाइलेटरल है, दोनों तरफ जिसके एरो है। तो क्या करती है बॉडी, क्योंकि अडेप्टेशन, ये चीनी जो खून में घूमती रहेगी तो बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमारी बॉडी ने वो सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट वाला मेथड अपना लिया और इसको एक अडेप्टिव फीचर ले लिया। हमारे पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट करते हैं, ठीक है। ये इंसुलिन फैट को स्टोर करता है, इस ग्लूकोज को इस फैट में ले जाता है। और जब हम भूखे रहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना। और ये ग्लाइकोजन ही है जो ग्लाई वर्ड आया, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ते हैं इसी ग्लाइकोजन को ब्लड में गिरने से होते हैं। बट लिवर की भी तो एक लिमिट है ना, हर तिजोरी का लॉकर का साइज होता है ना। तो अब फैटी ग्रेड 2 ग्रेड 3, अब आप आजकल देखेंगे बहुत सी मिडल एज और एडवांस एज 60-65 एज ग्रुप की फीमेल्स को, क्योंकि लेडीज़ का या फीमेल्स का फैट स्टोरिंग का जो बॉडी टाइप है वो नेचुरल एक, तभी फीमेल्स सुंदर होती हैं, उनकी कर्व्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो फैट स्टोर करने की उनकी कैपेबिलिटी मेल से ज़्यादा होती है। इसीलिए लिवर डिजीज़ आजकल, नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज 8 में से 10 मिडल एज एडवांस एज फीमेल्स होने लगी, ILBS का डाटा ही। और जब भूखे रहते हैं यही प्रोसेस उल्टा होता है। ये ग्लूकागन एक और एंजाइम है जो पैंक्रियास सेक्रीट करता है, और ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट। ये तब होता है जब आप भूखे रहते हो, यहाँ से कोई एंट्री नहीं दे रहे, यहाँ से कम, एक्सरसाइज को बढ़ाना, तभी डाइट,
एक्सरसाइज, फास्टिंग को हम सबको यूज़ करते हुए हम रिवर्सल पे जाते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम। और डॉक्टर योशिनोरी को मिला था 2016 में ये बताने के लिए नोबेल प्राइज़ कि फास्टिंग कैसे ऑटोफेजी प्रोड्यूस करता है और कैसे हम खुद ही कैंसर सेल्स को मार लेते हैं। देखिए, जितना देर आप भूखे रहते हो, जितनी इंसुलिन आपकी कम होगी, उतनी ऑटोफेजी आपकी ज़्यादा होती है। इसीलिए लंबे लंबे फास्ट फ़ायदा करते हैं। ये होता है ऑटोफेजी में। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, एज के साथ इनका साइकिल है, डिवाइड एक साइकिल की, हर सेल की एक डिवाइड करने की लिमिट है, 20, 30, 50 बार। और हमारी बॉडी में जितनी देर में हम ये बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं दूसरे, 50 मिलियन सेल ऑलरेडी नए आ चुके हैं और पुराने खत्म हो चुके हैं। तो 50 मिलियन, सोचिए इतनी फास्ट बॉडी में चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ 3 दिन बदल लें अपनी आदतें, तो 80% हीलिंग हो जाती है और 40 दिन में पूरी बॉडी रिन्यू हो सकती है, 40 दिन में। अब क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पुराना हो गया। अब ऑटोफेजी में क्या होता है, जितने बेकार के प्रोडक्ट है, बेकार के प्रोटीन है, बॉडी उसको खुद खा जाती है और फिर उससे जो हमें कच्चा माल मिलता है, खाने के बाद डाइजेशन होगी, ये ब्रेक डाउन होगा इनके सिंपलर प्रोडक्ट्स में, जैसे अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इसको फिर यूज़ करती है दोबारा नए ऑर्गन्स बनाने में। तो एक तरह से फास्टिंग से अपनी आप सेल्स को रिन्यू कर रहे हो, दोबारा जवान कर रहे हो। तो ये बेनिफिट है फास्टिंग के कितने सारे। वेट तो कम होता ही है, ब्लड शुगर, इंसुलिन, इन्फ्लेमेशन, जो जो हमने रिजल्ट देखे थे, सारी कॉम्प्लिकेशन और रिजल्ट रिवर्स हो सकती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हुई, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम हुआ और ऑटोफेजी बढ़ा, इससे रिसाइकलिंग हुई, बॉडी डिटॉक्स हुई, ग्रोथ हार्मोन जो आपको यंग करता है, आपको हेल्दी करता है, और फैट भी बर्न हो जाता है। बिना मेहनत किए कितना फ़ायदा है। यही मेरी मदर ने यूज़ करके अपनी डायबिटीज़ रिवर्स की। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में हमारे आयुर्वेद में तो बहुत टाइम से वैदिक साइंसेज में लिखा है। प्रोत्साहन प्रोग्राम एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। हम मानते हैं कि ये जो पैथीज बनती है ना, ये इंसान ने इंसान के लिए बनाई। हम पैथी की लड़ाई नहीं करते कि भाई सिर्फ होम्योपैथी यूज़ करनी है, और हम कोई उस ईगो में नहीं रहना चाहते। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए इसको ख़त्म करना। अब आपकी सैड डाइट को हमने ये डाइट फॉलो करके ये पूरा पिरामिड उल्टा कर दिया। एक्चुअली ये डाइट होनी चाहिए जो आपको हेल्दी करेगी। मैक्सिमम जंक आता है वेजिटेबल, उसमें से भी एक सिंपल थंब रूल देता हूँ आपको। जितना आपका बॉडी वेट है ना, उसका 1%, यानी अगर आप 60 किलो के हो तो 600 ग्राम के आसपास, 70 किलो को 700 ग्राम के आसपास आपका रॉ फूड होना चाहिए डेली। और उसमें से 0.1%, यानी कि 60 ग्राम 70 ग्राम ये होना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रॉ। इसके बाद आप जो मर्जी खाओ, ये बेसिक कर लोगे तो आधा काम ठीक करो। उसके बाद फ्रूट्स, लेग्यूम्स, बीन्स, स्प्राउट्स, फिर सब्जियां, चाहे पका के खाओ चाहे कच्ची खाओ। फिर जिसकी बॉडी की नीड है थोड़ा बहुत, हम तो वीगन फॉलो करते हैं हमारे डाइट प्लान में, बट अगर आपको खाना है तो थोड़ा बहुत टॉप ऑफ द पिरामिड ये खाना है, अगर आप बहुत हाईली एक्टिव लाइफस्टाइल यूज़ करते हो। असली सात्विक, तामसिक और राजसिक का प्रैक्टिकल मीनिंग जो गीता में लिखा है वो ये है। तामस, तमस का ये मतलब नहीं कि लसन तामसिक हो गया, कहीं नहीं लिखा, मैंने तो नहीं पढ़ा। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हों वेदों के बारे में, लेकिन मैंने गीता में, अष्टावक्र गीता में, मांडुक्य उपनिषद में तो नहीं पढ़ा अभी तक। तो हो क्या रहा है, हम लोग तामस उसको कहते हैं, तमस का मतलब होता है रात या नींद आना। जो खाना खा के आपको नींद आए, छोला भटूरे खाओ और लस्सी पियो, देखो क्या मस्त सोते हो ना आप। तो तामसिक खाना वो है, ना कि वो लहसुन प्याज या वो। तो जो खाना डाइजेस्ट स्लो होगा, यानी मेटाबॉलिज्म स्लो करेगा, वो है नॉन वेज, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो और अगर आप रॉ फूड खाओगे, बहुत जल्दी पचता है, बहुत एक्टिव आप फील करते हो इससे। तो ये है सात्विक खाना। अब ये हमारी बेसिक गाइडलाइंस है, फॉलो करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में। हम कैलोरीज नहीं काउंट करते हैं, न्यूट्रिशन डेंस काउंट करते हैं। प्लांट बेस्ड फूड यूज़ करते हैं, न्यूट्रिस्यूटिकल जैसे आंवला हो गया, कई सारी हर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं, मसाले यूज़ कर सकते हैं जो कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। वाइट्स को हम कम करते हैं, शुगर, सॉल्ट, वीट, दूध, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते। पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड मिनिमम से मिनिमम रखते ही नहीं है। कैसे खाना है, माइंडफुल ईटिंग को बढ़ावा देते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को, और हम अपनी कब्र अपने ही दांतों से खोदते हैं, इसको रियलाइज़ करवाते हैं। स्मोकिंग ऑयल को और पानी किस तरह से पीना, ये तो है ही। अब ये कुछ मेरे पर्सनल डाटाबेस से, ये मेरी डाइट होती है यूजुअली मॉर्निंग में। ये कुछ कलर कैसे आप ऐड कर सकते हो, पॉलीफिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये कैसे ऐड किए जा सकते हैं आपकी डाइट में। इससे ये मील क्या काफ़ी नहीं है पेट भरने को, ये सैलेड्स, ठीक है। तो ये होगी डाइट की बात। अब बात करते हैं एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी लोग जानते नहीं हैं पूरी तरह। और ओबेसिटी,
सबसे पहले ओबेसिटी, ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ डॉग, इसको नॉर्मलाइज करना बंद कर दीजिए। बॉडी शेमिंग करते हैं तो करिए, मैं तो कहता हूँ बॉडी शेमिंग मानो, जो बुरा भी लगता है तो बुरा नहीं लगेगा, पहला स्टेप तो तभी लेगा ना वो, रियलाइज़ तो हो। हाँ, थोड़े अच्छे वे में, साइंटिफिक वे में समझाइए मोटे लोगों को। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म फटाफट फैट और कैलोरीज को बर्न करे, ऐसा हमारे को गाइडलाइंस फॉलो करनी है। डाइट के बारे में हमने कर ली, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। ओबेसिटी, इस तरह के बॉडी टाइप आजकल बड़े आम हैं, ठीक है ना। तो और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप स्कूल में जाओगे 70 से 80% बच्चे ओबीज मिलेंगे आपको, स्पेशली प्राइवेट स्कूल में। तो कैंसर्स भी प्रिवेंटेबल है, और उनका सबसे बड़ा कॉज है स्मोकिंग के बाद ओबेसिटी, और अब ये लीडिंग कॉज बन रहा है, स्मोकिंग पीछे जा रहा है। तभी सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग कहते हैं। कैसे होता है, जब आपका फैट इकट्ठा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे आती है मैं बताता हूँ। इंसुलिन जो है ना, ये रिसेप्टर पे जाके चिपकता है, ये रिसेप्टर की एक शेप है, आपने पैकमैन खेली होगी बचपन में, उस तरह से। जब आपका फैट हो जाएगा तो इसकी जो डायमेंशंस हैं इस रिसेप्टर की, और इसकी जो 3D इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। अब वही इंसुलिन इस पर अटैच नहीं हो पाती इस तरह से। अब इंसुलिन रिसेप्टर पे लगी नहीं, ये ताला खुला नहीं, ये चाबी जो इंसुलिन है, ये शुगर अंदर नहीं जाती, आपके ब्लड में घूमती रहती है। अब सेल यूज़ नहीं कर पा रहे बेचारे, सेल भूखे बैठे हैं, इसलिए और भूख लगती है, जो हमने पहले डिस्कस किया। जीनो एस्ट्रोजन, शॉर्ट में बहुत कंसाइज कॉन्सेप्ट है। जीनो एस्ट्रोजन वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के फैट में स्टोर होते हैं, तो जितनी आपकी ओबेसिटी उतना आपका कैंसर का खतरा है। और ये फैट में स्टोर तो होते ही हैं, साथ साथ यही ईस्ट्रोजन फॉल्सली अलार्म करते रहते हैं बॉडी में, और ईस्ट्रोजन से फिर हम ट्यूमर्स, एंडोमेट्रियल डिजीज और बहुत सी फीमेल डिजीज़, मूड स्विंग्स, हेड एक, माइग्रेन, फ्लशिंग, बहुत सारे सिम्टम ये प्रोड्यूस करता है, और बहुत से कैंसर्स भी, मेल फीमेल दोनों में। तो अगर आपका बॉडी में फैट कम है और फिर भी आप बहुत केमिकल खाते हो मान लो, यानी कि आपके स्प्रेस की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर स्प्रे बहुत सारी, तो compared to a fat person you will suffer less, you are less chances to get sick, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये स्ट्रक्चर ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, बॉडी फैट में, एंड वी लूज देम बाय फास्टिंग अगेन। तो देखिए ये सोर्सेज हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, सबसे पहले सबसे कॉमन, बाकी कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, हेयर कलर स्पेशली मैं लेडीज़ को बोलूँगा, और सबसे ज़्यादा आपको ही ब्रेस्ट कैंसर और उसका खतरा है। माइक्रोवेव यूज़ करना, प्लास्टिक में खाना पैक जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है फूड डिलीवरी ऐप्स की वजह से, और प्लास्टिक टॉयज़, प्लास्टिक स्टोरेज प्रोडक्ट जो भी बहुत कॉमन हो। ओबेसिटी हो गया। अब इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज इज़ द किंग, न्यूट्रिशन इज़ द क्वीन, दोनों एक साथ करेंगे तो आपके पास एक हेल्दी किंगडम हो जाएगा, बिल्कुल ना। सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। इस डायग्राम को समझा जैसे पहले समझा तो आप पूरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को समझ गए, और ये मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल लेमन टर्म्स में। एक फैक्ट्री को समझिए, अपनी बॉडी को एक फैक्ट्री की तरह समझिए। हमारे फैक्ट्रीज में कुछ वर्कर काम करते हैं, और ये ग्लूकोज रॉ मटेरियल है जिससे हम ATPs बनाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं दिनचर्या के लिए। अब होता क्या है कि सारा दिन तो हम कुर्सी तोड़ते रहते हैं, खाली बैठे हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। अब हमारा कच्चा माल तो हम बहुत खा रहे हैं, लेकिन ATP जनरेट नहीं करे, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, तो क्या होगा, कच्चा माल बढ़ेगा, तैयार माल बिक नहीं रहा। अब तैयार माल बिक नहीं रहा, प्रॉफिट कहाँ से होगा, तो अब प्रॉफिट नहीं होगा तो आप फिर कैसे तनख्वाह दोगे अपने वर्कर्स को, नहीं दे पाओगे। तनख्वाह नहीं दे पाओगे वर्कर्स को तो फिर धीरे धीरे वर्कर्स हटाने पड़ेंगे। अब इंसुलिन जहाँ पे लगता था रिसेप्टर, वो वर्कर तो है नहीं, तो इंसुलिन घूमता है। तभी आपने सुना होगा काफ़ी हाई यूनिट ऑफ इंसुलिन लेने के बाद भी लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आती, क्यों, क्योंकि क्रॉनिक गलत आदतों की वजह से उनके इंसुलिन के रिसेप्टर ही नहीं बचे हों। अब जब आप तैयार माल बेचने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉकिंग से नहीं होगा ये। तभी लोग, सब डॉक्टर बोलते हैं वॉक करो वॉक करो, वॉकिंग से हो सकता है बट आपको फिर 4 से 5 घंटे वॉक में देने पड़ेंगे। इसलिए जिम करना या एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करना या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये करते हो, आप ATP जनरेट करते हो, आपकी बॉडी रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ करती है, और इसीलिए रिसेप्टर्स बढ़ाने पड़ते हैं। ओके, तो ये रिसेप्टर बढ़ेंगे तो ये ग्लूकोज ऑटोमेटिकली यूज़ होने लग जाएगा, और आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। कम से कम इंसुलिन, कम से कम दवाइयों पे भी आप इंसुलिन को रिवर्स करें। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया अगर, तो आपने, ये क्रक्स है फलसफा डायबिटीज़ का है। एक्सरसाइज की बात, एक्सरसाइज में लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है, एक ही टाइप की एक्सरसाइज, जैसे सब डॉक्टर बोलते हैं वॉक करो,
सब लोग जिम के अगेंस्ट है, पता नहीं क्यों, और खासकर जैसे जैसे एज बढ़ती है ये भूल जाते हैं कि 40 की उम्र के बाद हम हर साल 1% बॉडी के मसल्स लूज कर देते हैं, सार्कोपीनिया बोलते हैं। मसल्स नहीं होंगे तो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगे, कुर्सी से उठना तक मुश्किल हो जाता है लोगों का एज के साथ। इसीलिए जिम करना या किसी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी ज़रूर दिनचर्या में होनी चाहिए। तो हम लोग प्रोत्साहन प्रोग्राम में इसीलिए ये लाइव प्रोग्राम जो हम करते हैं, पहले 7 बैच बन चुके हैं, अब हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। इसमें हम पूरी हर टाइप के एक्सरसाइज की गाइडलाइंस देते हैं और जैसी आपकी बीमारी है उसके हिसाब से आपको बताते हैं। जैसे एक थायराइड पेशेंट को अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, यानी रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इवन ब्रिस्क वॉक। लेकिन वही एक्सरसाइज डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं करेगी, उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आर्थराइटिस के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, योगा यूज़ करना पड़ेगा। तो इन सब का एक मिक्स होना चाहिए। और एक बड़ी एक्सरसाइज जिसे कहते हैं ब्रीदिंग, वो तो हम करते ही नहीं है, वो जब हम स्ट्रेस करेंगे डिस्कस तब आपको बताएंगे। एक्सरसाइज भी समझ लिया, सेकंड पार्ट। अब हम आएंगे स्ट्रेस के ऊपर। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, इसीलिए हमारा तो मानना है प्रोत्साहन प्रोग्राम, मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि सभी डिजीजेस पहले माइंड से शुरू होती है, माइंड में पहले जड़ पकड़ेगी उसके बाद ही धीरे। इसीलिए आजकल मैं बहुत डेप्थ में माइंड पे काम कर रहा हूँ। ये बुक इंटीग्रल लाइफ प्रैक्टिस, ये कार्ल जंग की रिसर्च पे, और इन्होंने एक इंटीग्रेट कर दिया हमारी सारी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न सारी टेक्निक्स का, बुद्धा से लेके वैदिक साइंस को सब इंटीग्रेटेड अप्रोचेस में लाए हैं, तभी इसका नाम है इंटीग्रल लाइफ प्रैक्टिस। आई एम वर्किंग ऑन दिस। जब मैं इससे तभी एंग्जाइटी और डिप्रेशन हम खत्म कर पाएंगे, अगर एक करेक्ट वे ऑफ स्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा हमें ना। तो इसीलिए स्ट्रेस से क्या होता है बॉडी में, समझिए जो कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ वो स्ट्रेस कर सकता है। जैसे स्ट्रेस और स्टेरॉयड दोनों एस से शुरू होते हैं, एस टी, दोनों एक ही तरह से बॉडी में काम करते हैं। मोटापा बढ़ाएंगे, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे, बीपी बढ़ाएंगे, हार्ट रेट बढ़ाएंगे, ब्रीदिंग शैलो कर देंगे, कॉन्स्टिपेशन कर देंगे, गट की हेल्थ ख़राब कर देंगे, सेक्सुअल हेल्थ ख़राब कर देंगे, खतरा बढ़ा देंगे स्ट्रोक के लिए। मतलब जो कुछ सोच सकते हो वो सब स्ट्रेस करता है, केमिकली प्रूवन। कैसे करता है ये बताया तो, वेगस नर्व, इसको संतों की नर्व भी बोलते हैं। जो जितने संत हुए हैं, गुरु नानक, बुद्ध, जिन जो मेडिटेशन के लिए आप जिनको चरम सीमा पे मानते हो, शिव जी, इन सब ने अपनी वेगस नर्व को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना सीखा था। मेडिटेशन प्रैक्टिस का असली प्रैक्टिकल गोल ही है कि आपकी वेगस नर्व आपके कंट्रोल में आ जाए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 100 दिन में नहीं होगा, ये हमेशा के लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ तो फ़र्क आएगा अगर आप स्टार्ट करोगे। वेगस नर्व वो नर्व है जो स्ट्रेस के सिग्नल्स ब्रेन से लाती है और फिर वो सारे ऑर्गन्स पे काम करती है, जो जो बातें मैंने अभी की, हार्ट रेट बढ़ाना, शैलो ब्रीदिंग करना। तो सिंपथेटिक ब्रांच और पैरासिम्पथेटिक दो ब्रांच है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम से सिस्टम है, क्योंकि नेचर को पता था कि अगर इंसान के ऊपर हमने सांस लेना छोड़ दिया ना, हार्ट, दिल की धड़कन काम करना, तो इंसान वो भी भूल जाएगा। तो इसलिए ये सिम्पटम है, एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर सिंपथेटिक। जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में जीते हैं, बिना बात की स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग जिसको आजकल आपने नया नाम दिया, तो आप सिंपथेटिक चेन को एक्टिवेट करते हैं। और जब आप पैरासिम्पथेटिक, प्राणायाम से पी से वर्ड आया पैरासिम्पथेटिक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज़ करते हो, तो वेगस नर्व को शांत करते हो। तो ये सारी पॉजिटिव वेव में होता है। इसीलिए हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को बहुत यूज, कुंभक थेरेपी हम यूज़ करते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग हम यूज़ करते हैं। एक सिंपल सी बात बताऊँ, चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आंख बंद के सांस लेने से 5 से 7 मिनट के अंदर आपका बीपी 20 यूनिट डाउन आ सकता है। और भी तरीके हैं। तो हम स्ट्रेस के लिए बहुत सारी टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट करते हैं। स्पेशली ये हमने नई टेक्निक सीखी और डाली है, शेडो वर्क एंड इंडिविजुएशन। मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत लोग करते हैं, कितने हाई मेडिटेटर हुए हैं, जैसे अभी रिसेंटली भी एक केस चल रहा है। लेकिन कितने सारे आप देखेंगे मेडिटेटर्स या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज क्यों अपनी सेक्सुअल अर्ज को नहीं कंट्रोल कर पाते या और क्राइम्स कर बैठते हैं, क्योंकि वो शेडो वर्क नहीं करते। खाली मेडिटेशन से आप कभी भी पूरी अपनी पोटेंशियल नहीं पा पाओ, आपको शेडो वर्क और इंडिविजुएशन का प्रोसेस करना ही पड़ेगा। ये कार्ल जंग की रिसर्च के बारे में आप पढ़ेंगे, उनके साइकोलॉजिकल मेथड, तो आपको समझ, बुद्धिज़्म, ब्रीदिंग टेक्निक, योगासन, ये सब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम। ये ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं, केमिकल, स्ट्रक्चरल, इमोशनल। ये हमने तीनों पार्ट से हमारे जितने प्रोटोकॉल्स हैं उससे हमने कवर किए, ठीक है। ये जितना हमारा प्रोग्राम है ये आधारित है कुछ स्पेसिफिक किताबों पे। मैंने आपको बोला ये हमारे करिकुलम में तो है नहीं, तो हमें कैसे पता है,
हमने बहुत किताबें पढ़ी, द चाइना स्टडी, फॉक्स ओवर नाइव्स, ब्लू जोन। ये ब्लू जोन ऐसे 6 जगहें हैं दुनिया में जहाँ एवरेज लाइफ 90 से ऊपर है और बिना दवाइयों के। जापान के ओकिनावा तो फेमस है ही, सुना ही होगा। इन ब्लू जोन्स की सारी जिस्ट में समरी एक जगह लेके आया हूँ, आप पढ़ पाएँ तो बिल्कुल पढ़िएगा। इनकी बेसिक डाइट ये है, अब देखो, बीन्स, नट्स, वही सब जो हमने अपने प्रोटोकॉल्स में डाली। फिश सिर्फ जापानीज लोग खाते हैं, वो भी फ्रेश वाटर फार्म्ड फिश नहीं है ये जो हम ज़बरदस्ती उगा रहे हैं, ये वाइल्ड कॉट फिश को खाते हैं। और ब्लू जोन इंडिया में तो है नहीं, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव्स को समझ लेते हैं। तो हमारी जितनी भी लोएस्ट बर्डन कहाँ पे बीमारियों का, मिज़ोरम, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, जहाँ पे पहाड़ हैं, मेहनत है, लोग मेहनत करते हैं, रिसोर्सेज अभी पूरी तरह पहुँची नहीं है, कम खाना खा रहे हैं, वहाँ हम सबसे ज़्यादा हेल्दी जी रहे हैं। और सबसे बीमार कहाँ है? आप बोलते हैं ना, दूध दूध दूध, दौलत, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु सबसे बड़े प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ वीट, मिल्क एंड शुगर। ठीक है, इसीलिए हमारी खेती भी खराब होती जा रही है। हम गन्ना इतना उगाते हैं, चावल इतना उगाते हैं, जितनी सब्जियां उगाते ही नहीं। और बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एंड आई प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग मेरे छत पे, और भी जगह हम फार्म्स प्लान कर रहे हैं। तो इससे आप समझोगे कि कैसे हम इस अर्थ को हील कर सकते हैं, अपने आप को हील करते हुए। कुछ और किताबें, डॉक्टर डीन ऑर्निश, इन्होंने हार्ट डिजीज़ 90% ब्लॉकेज वाले लोगों की ब्लॉकेज बिना दवाई, बिना स्टेंट के रिवर्स कर ली। ये इनका रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। ऐसे ही कैंसर इज़ ऑल्सो ए प्रिवेंटेबल डिजीज़। अगर हम ये प्रोत्साहन प्रोग्राम फॉलो करते हैं, हम कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे हमने। ये कुछ हमारे प्रीवियस बैचेस के सक्सेसफुल रिवर्सल्स हैं जो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आप सबको अनम्यूट करके क्वेश्चन आंसर्स, आपके डाउट्स क्लियर करके, मैं और डॉक्टर गरिमा जो हमारी डाइट कंसल्टेंट हैं, इज़ ए होम्योपैथिक डॉक्टर विद ए वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए कैसे लोगों ने रिवर्स किया। बीपी की दवाइयाँ छोड़ी है हमारे पार्टिसिपेंट हैं गोपाल बीस जी, अब ये बिल्कुल बीपी की कोई दवाई नहीं ले रहे। ये मैं आपकी मदर की बार बार रिपीटेशन बता रहा, ये मेरी मदर है। अब देखिए कैसे ये हाई अल्टीट्यूड ट्रिप्स भी कर पाती हैं पहले, वो भी सेल्फ ड्रिवन। और कैसे फैटी लिवर देखिए रिवर्स हो सकता है। दीज आर ऑल और पेशेंट सक्सेसफुल स्टोरीज। दीज आर रिवर्सल फॉर डायबिटीज़। देखिए कहाँ 11 था जून में, और 3 महीने के अंदर अंदर आप देखो 6.1। सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो की बिना दवाइयों के। ठीक है, ऐसे ही इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल देखिए, जो जो बात हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में की है वो सब रिवर्स हो सकता है विद इन स्पैन ऑफ 3 मंथ्स ओनली। सी, एक स्ट्रोक पेशेंट कैसे रिवर्स हो सकते हैं। इवन कुछ केसेस में गॉल स्टोन्स तक गायब हो सकते हैं। दिस इज़ ए लाइव एग्जाम्पल एट आवर क्लिनिक। ये हार्ट डिजीज़ के कुछ केसेस हैं जिनमें 70-80% ब्लॉकेज थी, जिनका हार्ट 40%, 30% जो रिवर्स होके बढ़ गया इनका इजेक्शन फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने कुछ मेडिसिन भी यूज़ की, होम्योपैथिक दवाइयाँ। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ का केस है, बहुत रेयर ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें रेटिना में ब्लीडिंग हो जाती है और वो डैमेज हो जाता है, विजन जाने का खतरा होता है। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ कहते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इवन ये अगर स्ट्रिंजेंट वे में विद डिसिप्लिन फॉलो करें तो हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के ये मार्कर्स को भी कम कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक कैल्शियम स्कोर स्कैन होता है हमारा, सीटी एंजियोग्राफी करते हैं हम हार्ट डिजीज़ को बिना स्टेंटिंग, बिना एंजियोग्राफी के जानने के लिए। तो इसमें कैल्शियम स्कोर होता है, उसमें लिखा होता है 400 से अगर ऊपर है ना तो समझिए 90% ब्लॉकेज है और सारी आर्टरीज में। मेरे पास एक केस है, इनकी एज 70 है, पूनम जी, शायद आज वेबिनार में भी रजिस्टर्ड है वो, लाइव एग्जाम्पल है इनका। 2400 पहुंच गया था कैल्शियम स्कोर, सोचिए 90% तो 400 में ही है। बाद में ट्रीटमेंट के बाद इनकी दवाई भी दी है और ये डाइट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, तो इन्होंने ये 2100 अब 2000 से भी नीचे आ गया। और दूसरा, ये इनकी 70% ब्लॉकेज रहेगी जो 90% थी पहले। ये बिफोर द प्रोटोकॉल्स है, अप्रैल 2023 में, और ये जुलाई में। कितना टाइम हुआ देखिए। और ये आज भी बहुत हेल्दी हार्ट से जी रहे हैं। थोड़ा आर्थराइटिस इनको तंग कर रहा है, लेकिन अदरवाइज ही इज़ नाउ 3 years, इज 73 नाउ, और बिना किसी। ये कुछ केसेस हैं एडिनोमायोसिस, जो बहुत ही डिफिकल्ट डिजीज़ है, जो रिवर्स नहीं हो सकती। फीमेल डिसऑर्डर, जीनोएस्ट्रोजन की बात की ना मैंने, और देखिए कैसे ये गायब हो गया। ये बाद में एंडोमेट्रियम देखिए बिल्कुल नॉर्मल आ गई, 1.5 महीने में ये काम हो गया था। ये एक हमारे कैंसर केस हैं, कोलोन कैंसर। ये
डायबिटिक तो है ही है, ये पैरालाइज्ड भी हैं 10 साल से, अभी भी जीवित हैं ये। इनका हमने ये इनकी ऑलमोस्ट बड़ी आंत 70% निकाली जा चुकी है बिकॉज ऑफ द कैंसर, बट ही कुड नॉट सस्टेन ए सिंगल डोज ऑफ कीमो एंड रेडियो। तो कीमो नहीं लेना चाह रहे थे, ले नहीं पाए, तो फिर इन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद दिस प्रोटोकॉल्स को रिवर्स की। ये हमारे केस हैं पूरी जी, ये इनके एक कैंसर के जैसी गांठ किडनी में हो गई थी। हमने बायोप्सी के लिए मना किया था क्योंकि बायोप्सी से आप ऑन्कोटैक्सिस को बढ़ावा देते हो। डॉक्टर थॉमस सेफ्रिड भी यही बोलते हैं, जिनके हमने बात की, कैंसर इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। ऑन्कोटैक्सिस मीन्स कैंसर को टैक्सी दे देना, दूसरी जगह पहुंचा देना, इसलिए बायोप्सी नहीं। तो इनको हमने ट्रीट किया, सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो की, वीगन डाइट दी, और ये बाद में देखी ये बिल्कुल गायब हो गई। द थिकनिंग ऑफ रीनल पाइपलाइन हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज देखी। और ये इनके रेडियोलॉजिस्ट ने बोल दिया था दोबारा अब आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ 73 एट द टाइम ऑफ दिस टेस्ट, अभी साल हो चुका है। अब इनकी दवाइयाँ दूसरी चीज़ के लिए चलती हैं। इनफर्टिलिटी, पीसीओडी के केसेस कैसे हमने रिवर्स किए, इवन मिस कैरेजेस होने के बाद भी। सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज फॉर इनफर्टिलिटी। तो ये एक प्री कैंसरस अल्सर था जो 15-20 दिन में ही हील हो गया। इवन डॉग्स, आपसे कि कितना बड़ा कैंसर है ये यूरिनरी, और ऐसे अब हमारे पास 4 से 5 केस हो गए हैं कि हम डॉग्स में भी कैंसर को ठीक कर पा रहे हैं। एंड रिवर्सल स्टोरी मेरी खुद से शुरू हुई थी। इसीलिए ये पूरी गाइडलाइंस को जो हमने आज समझाई, समझिए। और ये 2 चीज़ें तो आज से अभी से छोड़ दीजिए या चेंज कर लीजिए, आइसक्रीम और चाय। और ये मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। और एपिजेनेटिक्स को फिर से याद रखिएगा, जीन जेनेटिक कोई डिजीज़ नहीं होती, हमारी आदतें ही उन जीन्स को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करती हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, एंड आई नाउ वेलकम डॉक्टर गरिमा। एंड आप लोग को मैं सबको अनम्यूट करूँगा फॉर हैविंग ए इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन। ब्राउन राइस खाओ, पर अगर आप जितना खाना चाहिए उससे डबल ट्रिपल क्वांटिटी खाएंगे तो वही इफेक्ट आएगा। सिमिलरली बहुत लोग गेहूं छोड़ के मिलेट्स की तरफ जाते हैं, बट लेकिन अगर हमें 1 चपाती खानी चाहिए, 2 चपाती खानी चाहिए, उसकी जगह हम ये सोच रहे हैं कि हम गेहूं तो नहीं खा रहे हैं, हम तो मिलेट खा रहे हैं, और हम मिलेट की 3-4 चपाती खा रहे हैं, रिजल्ट उतना ही खराब होगा। सो फर्स्ट वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर, ऑब्वियसली हमको क्वालिटी चीजें खानी है जैसा कि हमने पूरा सीखा इस वेबिनार में, लेकिन क्वांटिटी का भी उतना ही ध्यान करना है। पोर्शन कंट्रोल इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स जिसका हमें ध्यान रखना है। हमारी छोटी छोटी आदतें जो हमको पता नहीं चलती हमें किस तरीके से इफेक्ट करती है। चलते फिरते थोड़ा सा नमकीन खा लिया, चलते फिरते बिस्किट खा लिया, ये सब चीजें एक तो ऑलरेडी दे आर मेड इन सच बैड ऑयल। पाम ऑयल बाकी सब कंट्रीज में बैंड है, हमारी कंट्रीज में आप इसको हर प्रोडक्ट में पाएंगे। आपकी हल्दीराम की मिठाइयाँ सो कॉल्ड जो बोलते हैं हम देसी घी में बनाते हैं, और ये बनाता है, आई शुडंट बी टेकिंग नेम्स बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ, कि जो भी आप ये मिठाइयाँ खाते हैं, नमकीन खाते हैं, ये सोच के वो कहते हैं ना बेक्ड नमकीन नॉट फ्राइड, उसका जो प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेसिंग इट गोज थ्रू, उसी में इतना एक्रिलामाइड निकल के आ जाता है, उसी में इतनी सारी चीजें निकल के आ जाती हैं जो आपकी बॉडी को हार्म करती है। तो मेरा ये कहने का यहाँ पे मतलब है कि ये जानना कि क्या खाएं इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जानना कि उसको किस तरीके से खाएं, किस तरीके से अपने डाइट में यूटिलाइज करें, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लोग आते हैं कि हम तो रोटी पे घी नहीं लगाते हैं, रूखी रोटी खाते हैं, फिर क्यों हमारे लिपिड प्रोफाइल्स बढ़े हुए हैं, फिर क्यों हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है। वो ट्राइग्लिसराइड्स घी की वजह से नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि घी तो लगाओ क्योंकि उससे आपका ग्लूकोज स्पाइक थोड़ा कम होगा। जब डाइट में एक टाइम पे हेल्दी फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, फाइबर भी होगा, तो मेन जो आपका कार्ब सोर्स है उससे जो ग्लूकोज निकलेगा उसका स्पाइक कम होगा। दैट इज व्हाई द स्ट्रेस इज ऑलवेज ऑन अ बैलेंस्ड डाइट, कि डाइट हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना, किसी भी एक चीज में ज्यादा या किसी भी एक चीज में कम नहीं होनी चाहिए। तो आइडिया यही है कि जैसे उन्होंने बताया कि लिवर हमारा फैट स्टोरिंग हार्मोन होता है, हमारी जो भी एक्सेस कैलोरीज होती हैं, एक्सेस कार्ब्स होते हैं, वो हमारे फैट में स्टोर होते हैं, और उसकी वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, क्योंकि वो ट्राइग्लिसरॉल्स में ब्रेक होकर फिर ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाते हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं कि घी पे रोटी पे घी नहीं लगा रहे हैं और आप कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो नो, द आइडिया इज कि रोटी कौन सी खानी है, कितनी खानी है, कैसे खानी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। So आज के हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस में प्लीज गो ahead and ask your doubts regarding all this and we'll be happy to answer you. Actually, a couple of questions. First of all, thank you. It was a good, session for building the awareness. जैसे अभी डॉक्टर गरिमा ने कहा कि we should know how much to eat. अब मुझे
पता नहीं कि मेरा कितना सफिशिएंट डाइट है, 1 रोटी खाऊं या 2 खाऊं, 3 खाऊं, हाउ डू आई गेज दैट? Yes, it's a very good question. See, ideally ना हमारा एक there's this thing called a plate, जिसमें हमको ये होता है कि हमको इतना % कार्ब्स खाना है, इतना % प्रोटीन खाना है, इतना % फैट खाना है, इतना % फाइबर खाना है. तो पहले ये 55 to 60% कार्ब्स होता था, रिमेनिंग आपका 15-20% प्रोटीन्स खाइए, फाइबर्स खाइए और वो खाइए. अभी हमने थोड़ा सा इसको चेंज करके हम कार्ब्स का क्वांटिटी कम कर देते हैं, तो रोटी का क्वांटिटी कम हुआ. अब जो आपने बोला कि आप हर एक इंडिविजुअल का उसका कैसे मेजर करते हैं, उसका हम मेजर करते हैं. इसके लिए इनिशियली एक बार हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया कि एक बार आपको जरूर एक न्यूट्रिशनल गाइडेंस के अंदर एनरोल करना चाहिए टू अंडरस्टैंड फॉर एवर कि हमेशा के लिए आगे आपको कितना रोटी खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल कैलकुलेटेड. आपके वेट के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपका बीएमआई कैलकुलेट होता है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट होता है आपको कितना कैलोरीज खाना चाहिए, और उस कैलोरीज को फिर डिवाइड किया जाता है कि इतना आपका कार्ब होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना फैट और इतना फाइबर. तो एक बार जरूर अगर आप गाइडेंस लेके उसको आप जाते हैं तो फॉर एवर लाइफ यू वुड अंडरस्टैंड कि हाँ, मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए दिस इज व्हाट इज सफिशिएंट. इसमें एक रोल आपके दिनचर्या का भी है. How much do you exercise? How active you feel? Obviously. That's also. Yeah. Your physical levels play an important role. जैसे sedentary lifestyle के लिए, a man with a sedentary lifestyle of your weight and your height would have a different kind of nutrition plan, and somebody who's really active, your age, your height, would have a different plan. But inactive, तो उस तरीके की सब चीजें उस पे मैटर करती हैं. अरे डॉक्टर साहब, बिल्कुल, प्लीज गो अहेड. प्रणाम डॉक्टर साहब. एक मिसेस का ना पीछे उनको थाइज में और बैक में बड़ी प्रॉब्लम थी, एंड फिर एमआरआई वगैरह कराया तो उन्होंने बोला कि जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी की जो पाइप होता है उसको थोड़ा जॉइंट श्रिंक हो गया है, एंड उसके लिए सर्जरी हो गई. तो सिर्फ आपसे ये पूछना है, कैन इट बी अवॉइडेड? यस, वी शुड. आई नीड टू गो थ्रू द रिपोर्ट्स फर्स्ट. राइट. तो फिर अपॉइंटमेंट लेके आपके एक बार वहाँ रिपोर्ट. यस, इट्स फर्स्ट. आप कभी भी क्लिनिक आ सकते हैं, प्लीज. ठीक है. सो नाइस सर, थैंक यू. Sorry, I couldn't open my camera currently. कोई बात नहीं, please go ahead. जी. As you know, I've been already getting a lot of treatment from you from a long time. Regarding skin का भी रहा और बहुत सारी चीजें, और मैं ये वाले प्रोग्राम के लिए eagerly वेट कर रही थी बहुत समय से. मैंने पहले भी इंक्वायरी की थी, और मैंने लास्ट टाइम भी आपका पूरा वेबिनार अटेंड किया था, और मैंने खुद से ही कोशिश करी थी कि मैं थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू बी स्टैंड ऑन देयर ओन, के थोड़ा सा हम खुद मॉडरेट करते हैं, बट कई बार नहीं हो पाता है, ज्यादातर नहीं हो पाता है. लेकिन मैंने थोड़ा जो चेंज किया अपनी लाइफस्टाइल में कि मैंने फाइबर ज्यादा किए. तो एक समस्या जो मैंने बहुत फेस करी वो थी कॉन्स्टिपेशन, कि मैंने रोटी मतलब बहुत कम, खत्म सी ही कर दी थी. तो खासकर कार्ब्स जो थे बिल्कुल खाना कम हो गया था, और वो डेलिबरेटली अंदर से मन भी नहीं करता था 1-2 दिन के बाद. लेकिन मैंने शायद ये बात आपको आके बताई भी थी, और बताया था कि लेफ्ट साइड में मुझे बैक में पेन सा हुआ, तो शायद आपने मुझे बताया था कि ये पैनक्रियाज का भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये हुआ उसी के बाद था. तो आपने बोला था फाइबर से कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी भी मेरा वही क्वेश्चन है. मैं डेफिनेटली आके मिलूंगी, और डॉक्टर गरिमा से भी मैं इसी चीज में जानना चाहती हूँ, क्या सिर्फ फाइबर यूज करने से ज्यादा और क्या कुछ हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, और कॉन्स्टिपेशन जो कि अगेन फिर हमें तंग करती हैं? ये मेरा क्वेश्चन है. यस, सी दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से लोग हैं आप ही की तरह जो सबसे पहले आके यही कहते हैं कि बहुत फाइबर स्टार्ट किया, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गई, या एसिडिटी ब्लोटिंग स्टार्ट हो गई. प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए फाइबर को पचाने के लिए भी ना हमारी बॉडी को क्या चाहिए, फाइबर को पचाने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए हेल्दी गट बैक्टीरिया इन आर गट इंटेस्टाइन, पूरा जो भी हमारा वो है. तो अगर हमारे 2 चीजें होती हैं हमारी, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स. अगर आप फाइबर के थ्रू क्या पहुंचा रहे हैं अपनी बॉडी को, प्रीबायोटिक्स, जो हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना है. जब तक हमारे गुड बैक्टीरिया को हम इस लायक बना नहीं लेंगे कि वो, मतलब गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा लेंगे, उनको इन लायक बना नहीं लेंगे कि वो इन प्रीबायोटिक्स जो हम उनको देना चाह रहे हैं वो उसको अच्छे से फर्मेंट कर पाए, अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाए, तब तक हम जैसे इश्यूज आप फेस कर रहे हैं वैसे फेस करेंगे. क्योंकि होता क्या है, अभी बैड बैक्टीरिया की प्रोडक्शन ज्यादा है, फाइबर खाना है, जरूर खाना है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया की प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब हम प्रीबायोटिक्स उनको उनका खाना देंगे. लेकिन कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है कि हमारा बैड बैक्टीरिया का स्केल ज्यादा है, गुड का कम है,
तो उसको हम किस तरीके से बढ़ाएंगे, उस गुड बैक्टीरिया को हम किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम एक इनफैक्ट पूरा एक सेशन लेते हैं उसके ऊपर, प्रोबायोटिक्स के ऊपर, जिससे हमें ये बताते हैं कि हम अपनी पहले गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, उस गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें कि वो जो हम फाइबर्स खा रहे हैं हम उसको बॉडी एक्सेप्ट कर पाए और उसका पूरा बेनिफिट उठा पाए। ठीक है। अच्छा, फाइबर्स में भी नहीं, फाइबर भी बहुत कैटेगरी होती है। अब डॉक्टर जयंत ने भी, आपने ध्यान दिया होगा, जब वो फाइबर्स की बात कर रहे थे उन्होंने बहुत कम % ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बताया था जितना हमें फाइबर खाना चाहिए उसका, है ना। तो जो हमें रॉ फाइबर हमें सिर्फ रॉ फूड से नहीं मिलता, फाइबर हमें मिलता है नट से भी मिलता है, सीड से भी मिलता है, लेग्यूम से भी मिलता है, मतलब हमारे राजमा, छोले, दालें जो है इन सब से भी मिलता है। और फाइबर्स की भी 2 कैटेगरी होती है, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। जब हम इनसॉल्युबल फाइबर ज्यादा खाते हैं, जैसे कि ये जो हमारे रॉ में ज्यादा मिलता है, तब हम उस चीज को बढ़ाते हैं, मतलब तब हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो जब उनका रेशियो ऊपर नीचे जाता है तब हमारे को ये प्रॉब्लम होती है। एंड लाइक आई सेड, अगर गट माइक्रोबायोम हेल्दी नहीं है तो वो नहीं होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन आवर गट। एंड इसीलिए जब मैं डाइट देती हूँ, देयर आर पीपल जिनको प्रॉब्लम होती है रॉ फूड में, तो आई स्लोली इंट्रोड्यूस कि अच्छा पहले आप ये वाले खाओ, इन फाइबर्स, इन सोर्सेज से पहले फाइबर लो। जैसे जैसे अब वो इस इतना वो सस्टेन करने लगते हैं कि नाउ वी आर फीलिंग बेटर, देन वी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रॉ थिंग्स फॉर देम आल्सो। और डेडिकेटेड सेशन ऑन फर्मेंटेशन। हम कोई भी आपको सप्लीमेंट्स लेने को कभी नहीं बोलते एक्सेप्ट विटामिन डी एंड B12, बल्कि B12 भी हम जनरेट कर लेते हैं फर्मेंटेशन से। आपने देखा होगा, मैंने रिसेंटली वीडियोस भी डाले थे इसके घर प्रैक्टिकली बनाने के, घर पे कैसे बना ले। और प्रॉब्लम इसीलिए हमने अब और इफेक्टिव होने के लिए, क्योंकि 12 हफ्ते का प्रोग्राम बहुत से लोग टाइम नहीं निकाल पाते अपने बिजी शेड्यूल में से, तो हमने क्या किया है, इसको शॉर्टन करके हम वी आर नेक्स्ट मंथ कमिंग अप विद ए रेजिडेंशियल 7-day प्रोग्राम, जहाँ आप आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, ये सारे सेशन जो भी आपको जानने हैं, करिकुलम पूरा आपको समझाएंगे और करके दिखाएंगे। वही डाइट प्लान्स, वही डाइट, दैट विल बी एन ऑल इंक्लूसिव काइंड ऑफ प्रोग्राम। मैं अभी थोड़ी आजकल मैं आपको डिटेल्स भी शेयर करूंगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। बट लेकिन आजकल इतना, थैंक यू सो मच, बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतनी फ्लोट हो रही है कि हम लोग एज एन इंडिविजुअल भी, चाहे वी आर एजुकेटेड, वी आर इनटू द सोसाइटी, बट हम लोग इतना सारा ज्ञान समेट के अपने ऊपर लगा नहीं पा रहे हैं। नहीं, कि AI के जमाने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, मिथ्स बहुत, जैसे मैंने पत्ता गोभी के बारे में कहा था, लोगों को लगता है कीड़ा है। थायराइड के बारे में सेंधा नमक ओनली डाइट कर दी सबने, थोड़ा सा वीडियो सुन के। थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकलिटी भी लगानी चाहिए। इन्हीं मिथ्स पे हम छोटे छोटे वीडियोस इसलिए अपडेट कर रहे हैं अभी, और पीछे बिजी थे फैमिली इश्यूज को लेके। अब इसको रेगुलर हम सस्टेन करेंगे प्रोत्साहन प्रोग्राम। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो जो आपने इन्फॉर्मेशन के बाद कहा, मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज रील्स से देख के और किसी भी और की, आई मीन मी, डॉक्टर जयंत, वी आर द ऑथेंटिक सोर्सेज, बट आपको रील्स में इतना कन्विंसिंगली दे विल टेल यू थिंग्स व्हिच आर टोटल रबिश। सो प्लीज जब भी आप किसी रील्स को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को या किसी को भी फॉलो करते हैं, पहले उनका ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग देम। क्योंकि होता क्या है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो जाता है, एंड देन यू फील कि अरे हमारे ऊपर वर्क नहीं कर रहा है या वो हो रहा। तो प्लीज जस्ट चेक योर सोर्सेज फर्स्ट एंड देन ट्राई एंड फॉलो एनी इन्फॉर्मेशन। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। Please send feedback to all the group members. Please, I have shared the link on the profile. Please share a feedback also. It keeps us motivated and give us more ideas how to improve this. It is more than a profession, a kind of a social services which you all doctors are doing. Thanks. And thank you very much. Thank you so much. Okay, we'll call it off for the day.